गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। मैम अच्छा जी देखो हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था एक क्वेश्चन हम लोग का बाकी रह गया था, वो करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है आज मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें मैंने करवाया तो था बट थोड़ा सा आंसर का मिसमैच हुआ था, तो इस वजह से इसको एक दोबारा हम करवा देते हैं। देखो तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ये वाला है हम लोग का। प्राइस और यूसेज दो ही वेरिएंस बोला है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब थोड़ा अलग है बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है एनएक्सी, जिसमें 3 रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है। For every batch of 100 kg of NXC, 125 kg of raw material are used। ठीक है, तो हर एक बैच, मतलब बैच में प्रोडक्शन भी मैं बता रखा है, एक बैच में 100 kg ऑफ NXC और 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड। मतलब ये जो हमें मतलब क्वांटिटी जो बता रखा है वो कुछ ऐसा बता रखा है कि एक बैच अगर प्रोडक्शन करना है हमें, तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए और कितना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट का नाम क्या है, NXE। ठीक है, ये नाम है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो NXE 120, सॉरी रॉ मटेरियल 125 kg, मतलब लैंग्वेज पढ़ के देख लो, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक हो जाता है, जो मेरा लास्ट हुआ भी था इस क्वेश्चन को करवाने के टाइम पे। एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ NXE 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल 125 kg। ठीक है, और NXE कितना बनेगा 100 kg। ठीक है, ये आउटपुट मिलेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ तक तो हम लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 60 बैचेस वेयर प्रिपेयर्ड, तो अप्रैल में एक्चुअली 60 बैचेस प्रोड्यूस्ड किया गया है, प्रिपेयर किया गया है प्रोडक्शन के लिए, और उसमें 5600 kg ऑफ NXE मिला है, तो 5600 kg आउटपुट मिला है। ठीक है, तो अप्रैल के मंथ में 60 बैचेस बनाए गए, मतलब रेडी किए गए। बैच में मतलब क्या होता है, एक एक चीज नहीं बनता है, एक यूनिट पे नहीं बनता है, एक जगह पे बहुत सारा क्वांटिटी में जब प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मेडिसिन वगैरह देखोगे वो सब बैच प्रोडक्शन होता है। देखोगे एक एक मतलब ऐसे पैक में देखोगे 5-6 मेडिसिन एक साथ रहता है। कभी कभी बोला जाता है कि ये लूज दिया भी नहीं जाएगा, वो तो अलग ही सेल पॉलिसी है, लेकिन वो क्वांटिटी जो है ना बैच में, जैसे बिस्किट्स वगैरह भी बैच में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक एक करके प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। वैसे ही अप्रैल में 60 बैचेस प्रोड्यूस करने का इन्होंने प्रिपेयर किया है, और प्रोडक्शन जब हुआ तो आउटपुट जो है NXE प्रोडक्ट का वो कितना मिला, वो यहाँ पर बता रखा है 5600 kg आउटपुट मिला है। ठीक है, अच्छा तब रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए, तो एक बैच में अगर 125 kg चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो 60 बैच के लिए कितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, तो 60 बैच इंटू 125 kg रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, तो कितना हो रहा है देख लो। कैलकुलेटर, ठीक है, तो 60 इंटू 125, यहाँ पर देखते हैं 60 इंटू 125, तो ये हो रहा है 7500। ये इतना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होगा, तो ये क्या निकल के आया, ये आ रहा है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो एक्चुअली जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें हमें रॉ मटेरियल नहीं दे दिया है, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, आउटपुट का क्वांटिटी दे दिया है किलो में। बाकी क्वेश्चन में ये भी नॉर्मली जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें ये भी दिया हुआ रहता है, ये भी दिया हुआ रहता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर हमें एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड खुद कैलकुलेट करना पड़ा, स्टैंडर्ड बेसिस पे हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्पेशलिटी है कि ये हमें दिया हुआ नहीं था। गुड इवनिंग विश्वजीत। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 125 kg आउटपुट अगर चाहिए हमें, रिवर्सली अगर देखते हैं तो 100 kg इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा तो अगर 5600 kg
आउटपुट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कितना इनपुट देना चाहिए था, तो ये ऐसे हो जाएगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कितना इनपुट देना चाहिए था। तो 5600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, तो ये आ रहा है, गलत हो गया, 5600, गलत हो गया शायद, 100 इनपुट, अच्छा 100 इंटू 5600 डिवाइडेड बाई 125, हाँ 4480 यार, एक मिनट, ये हम लोग का क्या है, ये रॉ मेटेरियल है, 100 kg आउटपुट है, ओ ये तो आउटपुट है, हम ऑपोजिट लिखते हैं, ये आउटपुट है ना, ये इनपुट गलत लिख दिया मैंने, ये देखो रॉ मटेरियल तो इनपुट होता है ना, तो इनपुट में कितना लिखना पड़ेगा, 125, इधर 125 आएगा, इधर 100 आएगा, तो ये 125 बाई 100। अब चेक करते हैं, 56 इंटू 125, तो ये हो जाएगा 7000, ठीक है। ये क्या हुआ पता है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि 5600 केजी आउटपुट के लिए 7000 केजी रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। देखो दोनों चीज का डिफरेंस देखो, यहाँ पर जो हम लोगों ने 7000 कैलकुलेट किया, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया कि स्टैंडर्ड के हिसाब से 5600 केजी जो है आउटपुट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर एक्चुअली हम लोग 5600 केजी जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर चले, मतलब 125 केजी लगाना पड़ेगा 100 किलो के लिए, तो 5600 केजी के लिए 7000, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। और ये हो गया एक्चुअली रॉ मटेरियल कितना कंजम्पशन हुआ है, वो हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, क्योंकि 60 बैच हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो 1 बैच के लिए रॉ मटेरियल का यूज हो जाता है हम लोग का 125 किलो, तो 60 बैचेस के लिए कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है अपना कॉलम बना लेंगे, सबसे आसान होगा, पहला कॉलम हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, जबकि हमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, यूसेज और प्राइस वेरिएंस पूछा है और कुछ नहीं। अब एक्चुअल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लोग का 3 टाइप का मटेरियल है, तो ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला ए बी सी। अब इसका कैसे करके लिखेंगे, हमें पता है कि एक्चुअली कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया गया है, तो ये देखो 7500। अब इसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ए कितना यूज हुआ है और बी कितना यूज हुआ है और सी कितना यूज हुआ है, हमें यहाँ पर रेशियो दे दिया है 60-20-20, ठीक है। तो 7500 का 60, यहाँ पर हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, दे नहीं रखा है इसी वजह से, तो ये हो गया 4500, और 20% मतलब 7500 इंटू 20%, तो ये हो गया 1500, अगेन 1500। और एक्चुअल रेट जो है वो भी दे रखा होगा, एक्चुअल रेट है हम लोग का 21, 8 और 6, 21, 8 और 6, तो इंटू 6 9000, अच्छा 1500 इंटू 8 12,000, 4500 इंटू 21 94,500 प्लस 12,000 प्लस 9,000, ठीक है, तो ये हो गया 1,15,500। ये कौन सा कॉस्ट निकल के आया, एक्चुअली जो कॉस्ट इनकट हुआ है, ये कैलकुलेट हो गया, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट करेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी तो अभी अभी कैलकुलेट किया 4500, 1500, 1500, स्टैंडर्ड रेट यहाँ से देख के लिखना पड़ेगा 20, 10 और 5, तो ये लिख दिया मैंने 20, 10 और 5, ठीक है, तो ये 15,000, 45 इंटू 2 90,000, और ये हो जाएगा 7500, तो टोटल हो जाएगा ये 7500
और टोटल हो गया 90 प्लस 15 प्लस 7.5 मतलब 1,125,000 मतलब 1,12,500। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा? भले इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर सारा चीज पूछ लेगा तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? इसी वजह से हम सारा कैलकुलेशन से करवा दे रहे हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या था कि एक्चुअली लगे हुए इनपुट को अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा? रेशियो हमारा चेंज हुआ है, इसलिए RSQ बना है। 60-20-20 था, 50-30-20 हो गया है। तो 50-30-20 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 का 50% कितना हो जाएगा? 3,750। देख लो एक बार, 7,500 का 50% यानी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसके बाद 30 और 20%। 7,500 का 30% 2250 और 7,500 का यहाँ पर 20%। ठीक है, 20%, तो ये हो गया 1,500। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट यहाँ से देख के लिख लेते, 20-10-5, 20-10 और 5, तो ये हो गया 7,500, ये 22,500 और 3,750 इंटू 20, 75,000। ठीक है, 75,000 प्लस 22,500 प्लस 7,500, तो ये हो गया 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। अच्छा, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर यही वाला प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको कैसे डील करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ये कितना आया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 7,000 आया है, टोटल में 7,000 आया, यानी हम लोगों को 7,000 को यहाँ पर मतलब टोटल 7,000 का यूज हुआ है। ठीक है, अब 7,000 का जो यूज हुआ है उसको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसे करके 50-30-20। अब ये रेशियो क्यों लगा रहे हैं? यहाँ तो नॉर्मली हम लोग रेशियो नहीं लगाते हैं। रेशियो क्यों लगा रहे हैं? देखो, हम लोग बिना रेशियो लगाए करेंगे कैसे? क्योंकि ये क्वांटिटी हमें क्या बता रहा है? अगर ये पूरा टोटल करोगे तो ये 100% बता रहा है। मतलब अगर रेशियो की तरह नहीं भी यूज करते हो कि स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि जब हम लोग 100 यूनिट रॉ मेटेरियल दे रहे हैं तो वहां 50% ए रह रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ पर मतलब ये प्रोडक्शन जो है वो हम लोग का एक बैच के लिए है। ठीक है, एक बैच में 50% ए का रहता है। तो अगर 7,000 टोटल रॉ मटेरियल यूज हो रहा है तो हम लोग का कितना यहाँ पर क्वांटिटी यूज होगा? तो उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? नॉर्मली हम लोग यहाँ पर 5,600 के हिसाब से करते, जो कि मैंने यहाँ टोटल पे कर रखा है, इंडिविजुअली नहीं करके मैंने टोटल पे कर रखा है। जब हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालते हैं तब तो वैसे ही करते हैं ना कि 5,600 यूनिट प्रोडक्शन के लिए ए कितना लगेगा, 5,600 यूनिट प्रोडक्शन में बी कितना लगेगा और 5,600 यूनिट प्रोडक्शन में सी कितना लगेगा। यही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल। और ये तीनों रॉ मटेरियल टोटल कितना लगेगा 7,000, वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग हम अलग अलग अगर कैलकुलेट करना हो तो ऐसे करेंगे। 100 में अगर 50 ए है तो 7,000 में ए का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? तो 50/100 इंटू 7,000। बात एक ही है, ऐसे करके करो या रेशियो बना के करो, आंसर हम लोग का सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,500। ठीक है, अच्छा, फिर अगर देखोगे तो 100 में 30 तो 7,000 में कितना हो जाएगा? 2,100। फिर यहाँ पर देखो 100 में 20 तो 7,000 में कितना हो जाएगा? 1,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का 20, 10 और 5। इसका आंसर देख लेते हैं, 21,000। अच्छा, यहाँ पर 1,400 इंटू 5 तो ये 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा ये 70,000 हो जाएगा। तो 70 और 21, 70, 21 और 7, 70, 21, 91 प्लस 7 मतलब 98,000। ठीक है, 98,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? बोला था प्राइस वेरिएंस और यूसेज। हम पहले यूसेज वाला दिखा देते, प्राइस वेरिएंस उस दिन भी हम लोगों ने निकाल लिया था। मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस का मतलब है कि यूसेज के वजह से कितना डिफरेंस आया। तो हम लोगों ने एक्चुअली में कितना यूज किया है? ए 4,500, जबकि हम लोग को स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना यूज करना था? 3,500। ठीक है, तो ए का अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें वेरिएंस कितना आ रहा है,
ऐसे आएगा 3500 माइनस 4500, ये डिफरेंस इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये दोनों कॉलम का डिफरेंस किया जाता है ना, तभी तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कॉलम तो नहीं लेंगे, तब कॉमन में तो ए आर नहीं आ रहा है ना, एस आर आना चाहिए कॉमन, तब तो हम लोग आंसर्स कैलकुलेट कर पाएंगे, या फिर डायरेक्टली माइनस कर दो 98,000 से 112500, तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, एडवर्स आएगा, ठीक है। फिर 21,000 सोचा था, सॉरी 2,100 सोचा था, क्वांटिटी लेना है, लेकिन 1500 से काम बन गया। सी में हम लोगों ने 1400 सोच रखा था, बट 1500 से काम बन गया, इंटू 10 इंटू 5। अब चेक करते हैं कितना आ रहा है आंसर, तो ये आ रहा है हम लोग का, ये 1000 और ये हो गया 2000 एडवर्स, ठीक है, ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर 21 माइनस 15, तो ये हो गया 6000, यानी 600, मतलब 6000 फेवरेबल, 500 एडवर्स, तो ये कितना आ रहा है 2500, 6000 माइनस 2500, तो ये आ रहा है 3000, गलत हो गया था, 3500 माइनस 4500, हम 20,000 होगा। ओह अच्छा, हाँ 20,000, इसीलिए गलत आ रहा है, अच्छा 20,000 प्लस 6,000 माइनस 500, तो 14,500 आ रहा है एडवर्स, है ना, 14,500 हम लोग का एडवर्स आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का यूसेज, जो उस दिन हम लोग का कुछ गलत हो रहा था इसीलिए आंसर नहीं आया था, या फिर ये दोनों को डिफरेंस कर लो तो भी पता चल जाएगा। अब रहा प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, अब यहाँ पर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस दो तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब हमारा मेटेरियल परचेज्ड और मेटेरियल जो यूज्ड है उसमें अगर चेंजेस दिखता है, मतलब सेम नहीं है, जितना परचेज किया उतना कंज्यूम्ड हम लोगों ने नहीं किया, उस केस में हमें दो तरह का प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है, देखो जब हम लोग मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या प्राइस सोचा था और कितना हुआ, ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं। देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वाला देखो, हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने सोचा था A20 में मिलेगा, ए जो है वो हमें 21 रुपीज करके मिला, ठीक है, ये प्राइस का डिफरेंस हो रहा है। अच्छा फिर हम लोग बोलते हैं 10 सोचा था 8 में मिल गया, चलो 10 माइनस 8, बी के केस में सी का जो है 5 सोचा था 6 रुपीज में मिला, तो ये भी एडवर्स होगा, ठीक है, ये एडवर्स हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज करते हैं। अब परचेज क्या क्या है, 5000, 2000, 1200, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5000, 2000, 1200, ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो इस केस में ये हो गया 1 रुपीज एक्स्ट्रा है तो 5000 एडवर्स, यहाँ पर 2 रुपीज का सेविंग्स है तो 4000 फेवरेबल, यहाँ पर 1 रुपीज एडवर्स मतलब 1200 एडवर्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ये दोनों को माइनस 1000 और ये हो गया 2200 एडवर्स आ जाएगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, 2200 एडवर्स आएगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है। अच्छा ये हो गया अगर हम लोग परचेज के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम लिख के दिखा रहे हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किस बेसिस पे निकला, जो हम लोग नॉर्मली सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। लेकिन अगर जो यहाँ पर कॉलम बना है वो देखोगे तो ये आंसर आना मुश्किल है, क्योंकि देखो प्राइस वेरिएंस मतलब हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस और इनटू करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ है, एक्चुअल रेट सिर्फ इसी जगह पे है, तो ये वाला कॉलम तो इन्वॉल्व होगा ही, और उसके साथ हमारा क्या इन्वॉल्व होगा, उसके साथ हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा ये वाला, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों कॉलम का डिफरेंस, जब ये दोनों कॉलम का डिफरेंस करोगे तो 20 माइनस 21, 10 माइनस 8, 5 माइनस 6 आ जाएगा, और एक्चुअल क्वांटिटी में देखो 4500 जबकि यहाँ 5000 आया, 1500 जबकि यहाँ 2000 आया, 1500 जबकि यहाँ 1200 आया, ऐसा क्यों, क्योंकि ये परचेज के ऊपर किया है। लेकिन अगर परचेज और कंजम्पशन अलग अलग है तो हम लोग कंजम्पशन के बेसिस पे भी प्राइस वेरिएंस निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन में दो अलग सिचुएशन अराइज हो रहा है, अगर नहीं होगा तब ठीक है, तब तो हम लोग जैसे करते वैसे ही कर लेंगे,
मतलब ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, नॉर्मली परचेज के ऊपर ही होता है। लेकिन और एक तरीके से भी ये बोला जा रहा है कि लॉजिकली एक बार सोच के हम लोग देख सकते हैं कि परचेज जरूर इतना किया है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए कंजम्पशन तो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए कंजम्पशन यहाँ पर अलग दिख रहा है, जबकि कंजम्पशन सिर्फ 7,500 दिख रहा है, जबकि टोटल परचेज कितना है यहाँ पर है 5 6 7 8,200। ठीक है, ये 8,200 पे हम लोगों ने निकाला, जबकि कंजम्पशन तो 7,500 है, तो कंजम्पशन पे भी अलग से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का सेम उसी तरीके से, सिर्फ 4,500 1,500 और 1,500, मतलब बेसिकली बोलो तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये दोनों का हम एक साथ दिखा दें और अलग से नहीं कर रहे। 112500 माइनस 115,500। ठीक है, तुम लोग अगर अलग अलग चाहो तो लिख सकते हो 20 माइनस 21, 10 माइनस 8, 5 माइनस 6, और ये मल्टीप्लाइड बाई 4,500 1,500 एंड 1,500। ठीक है, तो ओवरऑल डिफरेंसेस कितना आ रहा है 112500 माइनस 115500, तो ये आ रहा है 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 3,000 एडवर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन 3,000 एडवर्स और ऑन द बेसिस ऑफ परचेज 2,200 एडवर्स। तो ये इसी वजह से ये क्वेश्चन में दो ही वेरिएबल दिया हुआ है, क्योंकि इसमें स्पेशलिटी ये है कि मटेरियल वेरिएंस हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये तब करना चाहिए जब हमारा परचेज और कंजम्पशन दोनों अलग आ जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमें दोनों कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। जब डेटा ही नहीं होगा तो कैलकुलेट कैसे करोगे? ठीक है, तब कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये क्वेश्चन बाकी था, ये मैंने करवा दिया। और एक पॉइंट मुझे बताना है यहाँ पर, एक क्वेश्चन हम लोग लेबर का किए थे, जो हम एकदम स्टार्टिंग से सोच रहे बताएंगे, बट बताना नहीं हुआ मेरा, बताते एक सेकेंड। यहाँ पर ये जस्ट एक पॉइंट हम बताएंगे, लेबर का इलास्ट्रेशन 8 जो है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, ये जो 1800 लिखा हुआ है ना, ये है 1800 सिर्फ नहीं होगा, ये होगा 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, ये हो जाएगा 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर, ये वाला मिस्टेक दिया हुआ है। इस वजह से ना थोड़ा सा, अगर किसी ने क्वेश्चंस को देखा होगा तो थोड़ा सा देख सकते हो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोगों को, अगर ध्यान से कभी इस क्वेश्चन को रीड किया होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है देखो, यहाँ पर जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था इलास्ट्रेशन 8, ये रहा इलास्ट्रेशन 8। ठीक है, तो एक मिनट, लैंग्वेज हम एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने देखा तो था, एक सेकेंड, यही वाला लैंग्वेज में एक मिनट। 1800 स्टैंडर्ड लेबर, हाँ यही होगा। ये देखो, जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पर ऐसे करके दिखाते तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखो, ये कौन सा वाला कॉलम था पता है? ये था एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट था। ठीक है, तो ये 2000 आया था। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर में भी हम लोग 2000 बेसिस पे इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब जो एक्चुअल आवर होगा उसी को हम लोग जो है स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ठीक था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पर मैंने 2000 की जगह 1800 लिया है। बाकी क्वेश्चन में अगर देखोगे तो यही वाला हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा बात समझ जाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 1800 ही क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बता दिया था कि 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर वर्क हुआ है। ठीक है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम था। तो ये वाला जो है 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर होने के वजह से ये 1800 यहाँ पर हो रहा है। अगर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का 2000 के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है, तो ये हम लोग का मतलब स्टैंडर्ड कितना टाइम लगेगा एक्चुअल आउटपुट के लिए, ये कैलकुलेट जब हम लोग करते हैं तब हमें तो 2000 आवर्स पे करना चाहिए था, मतलब जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है। तो यहाँ पर ये 1800 पे इसीलिए हो रहा है बिकॉज 1800 जो है हम लोग को स्टैंडर्ड लेबर आवर बता दिया है कि स्टैंडर्ड में इतने लेबर आवर काम हुए, इसीलिए ये 1800 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर इस क्वेश्चन को देखे हो तुम लोग तो समझ
समझ में आएगा कि ये कंफ्यूजन होना चाहिए था, यहाँ 1800 क्यों हुआ, जबकि बाकी लेबर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है। अगर तुम लोग देखोगे बाकी क्वेश्चंस तो इस तरह से नहीं किया। रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर एक है, और यहाँ पर हम ये तो यूनिट वाला था, छोड़ो इससे तो अलग होगा, ये यूनिट के ऊपर था। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर दोबारा देखोगे तो मेरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये 1800 लेबर आवर, यहाँ पर शायद मैंने बताया था कि ये जो है 2000 और ये 1800, मतलब 200 का गैप जो है ये हम लोगों का क्या बोलते हैं उसे, आइडल आवर है। लेकिन ये आइडल आवर नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर आवर ही इतना है, तो हमें स्टैंडर्ड लेबर आवर 1800 लेके ही करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार तुम लोग इसको देख लो, क्वेश्चन को एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। फिर भी अगर डाउट होगा तो मुझे बोलोगे तो हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो भी 2-4 पॉइंट बाकी था ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? देखो मार्जिनल, पहले हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। पहले हम लिखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट तुम लोग को पता है जो हमारा 1 यूनिट आउटपुट के लिए चेंज हो सकता है। इट इज अ टेक्निक, अब लिखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक of calculating and controlling the variable cost by using various methods. It is also known as contributory costing or variable costing और comparative costing, ठीक है। देखो क्या लिखा है मैंने, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को पता है तुम लोग को। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो कॉस्ट 1 यूनिट फिनिश गुड्स में चेंज होगा। जैसे मान लो रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने में 5 किलो लगता है, तो 2 यूनिट बनाने में 10 किलो लगेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, जैसे कि मटेरियल, लेबर, ये सब, ठीक है, जिसे हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब वो तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? जो वेरी करेगा प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने पे। फिर क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जो जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट एंड कंट्रोल द वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है इसे अप्लाई करके, ठीक है, ये ऐसा एक टेक्निक है जिसको अप्लाई करके हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 1 यूनिट फिनिश गुड्स प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने पे चेंज होता है, ऐसा कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने में और कंट्रोल करने में हमें हेल्प करेगा। और इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग अलग मेथड्स होते हैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कॉस्टिंग टेक्निक को, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी बोला जाता है,
और वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग बोला ही जा सकता है। और इसको कंपैरेटिव कॉस्टिंग भी बोला जाता है, कंट्रीब्यूटरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अभी कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों इसे कंट्रीब्यूटरी कॉस्टिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एक छोटा सा जस्ट डेफिनेशन। अब मार्जिनल कॉस्ट में हमें क्या करना है, देखो मार्जिनल कॉस्ट जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग का कॉस्ट जो है वो हम लोग का कैसे इन्वॉल्व होगा, बाय नेचर। ठीक है, कॉस्ट का हम लोगों ने अलग अलग बाइफर्केशन देखा है कि कॉस्ट कितने तरह से हम लोग कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, और एलिमेंट के हिसाब से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। वैसे ही कॉस्ट को बाय नेचर, ये हम लोग बेसिक ऑफ कॉस्ट में जो है स्टार्टिंग में करते भी हैं, तो कॉस्ट को बाय नेचर हम लोग कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, और एक भी होता है स्टेप कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल वगैरह नाम दिया हुआ है ना, तो एक बार सुन लो। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट होता है जो क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है, क्वांटिटी कम होने से वेरिएबल कॉस्ट जो है कम हो जाता है। मतलब बेसिकली डिपेंड ऑन क्वांटिटी, है ना, डिपेंड ऑन क्वांटिटी। क्वांटिटी जितना कम या ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का उतना कम या ज्यादा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जो क्वांटिटी चेंज में चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्वांटिटी अगर बढ़ गया तो भी नो चेंज, क्वांटिटी अगर कम कर दिया हम लोगों ने प्रोडक्शन का तो भी नो चेंज। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है क्वांटिटी पे। ठीक है, तो ये लिख देते हैं, नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, अब सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या है, सेमी वेरिएबल का मतलब है ऐसा कॉस्ट जो कुछ हद तक वेरिएबल है और कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब एक्चुअली एक सर्टेन टाइम तक फिक्स्ड है, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेमी वेरिएबल का वेरिएबल और फिक्स्ड है, इसका जो बाइफर्केशन हम लोग कर रहे हैं, ये बाद में जाके वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, फिक्स्ड पोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग इसको टोटल में आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब सेमी वेरिएबल को हम लोग अलग भी दिखा सकते हैं, या फिर सेमी वेरिएबल का वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल पे ऐड कर दो, फिक्स्ड पोर्शन फिक्स्ड पे ऐड कर दो। अच्छा, ये हो गया हम लोग का सेमी वेरिएबल। जैसे देखो होता है कि पहले जब मतलब लैंड फोन था तो उसका एक सिस्टम होता था कि फोन का एक जो है मंथली बिल आता ही था, कितना भी कम या ज्यादा यूज क्यों ना कर लो, अगर नहीं भी करते हो तो एक फिक्स्ड बिल आ ही जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और उसके बाद जो कॉल करते हैं उसके ऊपर बिल आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कंजम्पशन नहीं भी होता है ना, एक छोटा मतलब छोटे अमाउंट का भी हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ ही जाता है, मतलब वो फिक्स्ड है, उसके बाद कंजम्पशन के ऊपर होता है। तो ये हो गया हम लोग का जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब स्टेप कॉस्ट क्या है, स्टेप कॉस्ट का मतलब है ऐसा कॉस्ट जो कि एक कुछ हद तक फिक्स्ड है। ठीक है, पहले मान लो यहां से यहां तक फिक्स्ड है, और जैसे मान लो 50 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 50 यूनिट पे हमारा कॉस्ट आ रहा है 1000 रुपीज। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वेरिएबल हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ ये फिक्स्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल हो गया, फिर फिक्स्ड हो गया। ठीक है, फिर वेरिएबल हो गया, इस तरह से स्टेप वाइज होता है, इसीलिए इसे स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम जो एग्जांपल दे रहे थे यहाँ पर वो एग्जांपल दिखा रहे थे, ये स्टेप कॉस्ट कुछ ऐसे देखने में होता है, ये लगभग सेमी वेरिएबल के तरह ही है। ठीक है, लेकिन छोटा सा एक डिफरेंस बोल सकते हैं, कैसे, जैसे देखो कि हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अप टू 50 यूनिट्स तक अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का खर्चा हो रहा है 1000। ठीक है, फिर अगर 50 से 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है 1100। मतलब 50 से 100 तो 50, 51, 52, 53 हर एक यूनिट के लिए 1100 ही रह रहा है। मतलब ऐसा खर्चा जो एक सर्टेन रेंज तक फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद वेरी करेगा। जैसे 0 से लेके 50 यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है तो 0 प्रोडक्शन कर लो, या 1 यूनिट या 2 या 3 करके अप टू 50 तक, 50 यूनिट्स तक हमारा 1000 ही खर्चा होना है, तो ये फिक्स नेचर में हो गया। अब जैसे ही 50 से 100 जा रहे हैं तो वो 1100 मतलब वेरी कर गया उसके बाद। ठीक है,
तो एक रेंज के हिसाब से होता है, मतलब ये भी हम लोग बोल सकते हैं सेमी वेरिएबल, मतलब कुछ हद तक फिक्स्ड, कुछ हद तक वेरिएबल, लेकिन ऐसे करके कि एक सर्टेन टाइम तक फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद वेरी करेगा, फिर फिक्स्ड हो जाएगा, फिर वेरी हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं स्टेप कॉस्ट। अच्छा, ये इसीलिए बोला मैंने क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें ये चार कॉस्ट का जो है कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग मार्जिनल कॉस्ट इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मार्जिनल कॉस्ट में आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली क्या होता है? सपोज हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं 10,000 यूनिट, ठीक है, और उसमें हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है, डायरेक्ट मटेरियल एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट पे, 10,000 इंटू 10, तो 10,000 मतलब 1 लाख रुपीज का खर्चा। ठीक है, और डायरेक्ट एम्प्लॉई सपोज एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट करके 80,000, वेरिएबल ओवरहेड एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट करके 20,000। हम लोग कुछ एक गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो खर्चा हो रहा है वो हम लोग एक बार लिख रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड सपोज 1,50,000 हम लोग का लगता है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? ये हो गया हम लोग का 80 और 20, मतलब 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पर हो गया 2,50,000, मतलब 12 लाख। कितना हो रहा है? 10,000 इंटू 10, ये 1 लाख। अच्छा, 1 लाख, और ये हो गया 2 लाख, 3,50,000। ठीक है, ये 3,50,000 का खर्चा हो रहा है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब अगर हम लोग 10,000 यूनिट के जगह 10,001 यूनिट बनाना चाहते हैं, मतलब 10,001 मतलब 10,001, मतलब सिर्फ एक यूनिट का प्रोडक्शन हम लोगों ने इंक्रीज किया। बात को समझो, हम लोगों ने सिर्फ एक यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज किया। इन दैट केस हम लोग का मेटेरियल का खर्चा कितना हो जाएगा? मेटेरियल का खर्चा हो जाएगा 10 इंटू 10,001, मतलब 1,01 रुपीज। ठीक है, पर यूनिट में 10 रुपए का खर्चा, ये 1 लाख है तो ये 1,10,000 हो जाएगा, तो 1,0,0 और 10, शायद ठीक लिखा होगा मैंने, हाँ 1,10,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये 80,000 था, एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इम्प्लॉय का खर्चा और भी 8 रुपए ज्यादा होगा। अब 8 से तुम लोग 10,001 को मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 80,000 यहाँ पर 8 लिख दो, बात तो एक ही है ना। यहाँ 8 एक्स्ट्रा और लगेगा एक यूनिट बनने के लिए। यहाँ 20,000 था, ये 20,002 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 20,002 हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसका ध्यान रखो। ये क्या है? ये फिक्स्ड ओवरहेड है, तो ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी प्रोडक्शन बढ़ने से या घटने से फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ी ना चेंज होता है। फिक्स्ड खर्चा कभी नहीं चेंज होता है, जैसे कि रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ठीक है, इस तरह का खर्चा। तो ये टोटल हम लोग का अगर 3,50,000 आया है, तो ये कितना आएगा? क्योंकि हम लोग का पर यूनिट खर्चा कितना बढ़ गया है, एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मेटेरियल और भी 10 रुपए का ज्यादा लगा, एम्प्लॉई 8 रुपीज एक्स्ट्रा लगा, वेरिएबल ओवरहेड 2, फिक्स्ड ओवरहेड का कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये हो गया 20 रुपीज एक्स्ट्रा रख रहा है, जो कि 3,50,000 हुआ था, ये हम लोग का 3,50,020 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 3,50,020 रुपीज हो जाएगा। तो इसका मतलब एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, ये क्या हो गया? चेंज इन टोटल। ठीक है, चेंज इन टोटल, टोटल में कितना चेंज हुआ? टोटल में सिर्फ 20 रुपीज का चेंज हुआ, जो कि पर यूनिट का चेंज है। ठीक है, तो चेंज हम लोग का कितना हो गया? 20 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, 1 एडिशनल यूनिट, फॉर 1 एडिशनल यूनिट कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय ₹20। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हम लोग का ये टोटल खर्चा 20 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या बोल रहा है? मार्जिनल कॉस्ट हमें यही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि 1 एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हमारा कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ, ये हमें कौन बताएगा? ये मार्जिनल कॉस्ट ही बताएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? देखो क्वेश्चन क्या क्या अराइज होगा। फॉर वन एडिशनल unit, what is the extra cost? ठीक है,
और दूसरा, इज देयर एनी प्रॉफिट एज वी इंक्रीज्ड 1 unit extra and bear cost ₹20. Is there any extra profit? ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम लोगों ने जो अपना प्रोडक्शन 10,000 से 10,001 यूनिट बना दिया, तो इससे दो क्वेश्चन अराइज होगा। पहला बात है, एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, फॉर 1 एडिशनल यूनिट व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, कॉस्ट, हम लोगों ने एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, कॉस्ट भी हम लोग का कुछ एक्स्ट्रा लग गया। अब इसका आंसर तो हमें पता है ₹20। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए, क्या हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग जब अपना आउटपुट एक यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं ₹20, क्या हम लोगों का जो मतलब प्रॉफिट है, क्या वो हमारा कुछ भी चेंज हो रहा है, प्रॉफिट क्या हम लोगों का एक्स्ट्रा हो रहा है। देखो, प्रॉफिट अगर होगा तभी तो एक यूनिट पे ₹20 खर्चा करके बेनिफिट है। अगर हमारा प्रॉफिट इससे कुछ मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अगर हम लोग ज्यादा नहीं कमा पा रहे, कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर हमें ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। बात को समझो, अगर हम लोग ₹20 का एक्स्ट्रा खर्चा करके एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बेनिफिट भी तो होना चाहिए। बेनिफिट बिजनेस में कैसे होगा, प्रोडक्ट बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे चेक करेंगे, तो क्या प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो एक यूनिट प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे, ताकि हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रॉफिट भी बढ़े, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ा के फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्यों हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी स्टडी द impact of variable cost at different level of प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें क्या सीखने को मिलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट हर एक अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट क्या आता है। जैसे कि 10,000 यूनिट ये कैपेसिटी लेवल है, 10,001 यूनिट ये एक कैपेसिटी लेवल है, अब 10,100 यूनिट भी हो सकता है, ये अलग एक कैपेसिटी लेवल है। तो अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर जब कैपेसिटी लेवल 1 यूनिट हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया, तो वेरिएबल कॉस्ट ₹20 से बढ़ गया। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट हमें पता करना होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इसमें हमें हेल्प करेगा कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन जैसे कर रहे थे उससे अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट का क्या इंपैक्ट आएगा। और दूसरा बात है कि क्या हमें ये प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे नहीं बढ़ रहा है तो कभी भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर बढ़ रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करेगा पता करने के लिए कि हमें ये एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी ₹20 का एक्स्ट्रा खर्चा हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही बात करेगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बताओ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई चेंजेस आया नहीं ना। जब हम लोगों का क्वांटिटी ज्यादा हो गया प्रोडक्शन करने का, या अगर कम भी होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट पे तो कोई चेंजेस आ नहीं रहा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर जब कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में कोई लिंक नहीं। अगर कहीं पर पूरा कॉस्ट फिक्स्ड ही है, ऐसा होता नहीं है, फिक्स्ड वेरिएबल मिक्स्ड अप होता है, तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग वहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो ये बताएगा कि वेरिएबल कॉस्ट का क्या इंपैक्ट है, जो अभी अभी मैंने लिखा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इंपैक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग हमें नहीं बता सकता। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट शीट जो बनता है हम लोग का, ये कैसे बनता है। कॉस्ट शीट हम लोग का कुछ इस तरह से बनता है, हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो लिख देते हैं, उसके बाद आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, या कॉस्ट शीट हमें जरूरत नहीं, हम जस्ट एक कंसेप्ट बता रहे हैं, प्राइम कॉस्ट। फिर यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं
फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन होते रहता है फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से आता है वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट शीट अगर किसी ने नहीं किया है तो देखो, कॉस्ट शीट जो है फाउंडेशन में एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बोल के चैप्टर होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वही वाला चीज है और कुछ नहीं। तो वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट यहाँ पर फिर यहाँ ऐड हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मतलब बेसिकली तुम लोग जो बोलो ट्रेडिंग पीएल का कंसेप्ट ही हम बता रहे हैं। ट्रेडिंग में लिखते हैं ना मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, जो कि हम लोग ट्रेडिंग में लिख के नहीं दिखाते प्राइम कॉस्ट बोल के, लेकिन यहाँ कॉस्टिंग में इसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। फिर फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा तो वर्क्स कॉस्ट बोला जाता है। ऑफिस यानी कि ऑफिस रिलेटेड खर्चा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर, ये सब जो भी ऑफिस रेंट वगैरह है ये सब, तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है इसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐड हो जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये ऐड होने पे आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस पे जब हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, इस पे जब हम लोग प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है सेल्स वैल्यू, ठीक है, सेल्स वैल्यू। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो कॉस्ट शीट बना हुआ है ना, यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, कोई भी खर्चा हम लोगों ने फिक्स्ड या वेरिएबल में बाइफरकेट करके नहीं लिखा है, ठीक है, कोई भी खर्चा हम लोगों ने फिक्स्ड और वेरिएबल में बाइफरकेट करके नहीं लिखा है। और ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अगर इसी को हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो बनता है उस फॉर्मेट में अगर दिखाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, मतलब कॉस्टिंग में जो बोलते हैं, कॉस्टिंग में इसका नाम होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फिर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे तो हम लोग का कैसे लिखा जाता है इनकम स्टेटमेंट, पहले हम लोग सेल्स लिख लेते हैं, फिर वहां से लेस कर देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, फिर वहां से लेस कर देते हैं डायरेक्ट लेबर, फिर यहाँ से लेस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। फिर लेस कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ये फिक्स्ड ओवरहेड नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर हो जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये दो अलग अलग टेक्निक है अपने प्रॉफिट को बताने का। जैसे अगर कॉस्ट शीट फॉर्मेट में बनाते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, अगर इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, तो अलग कुछ भी नहीं है, ये और ये बिल्कुल एक ही जैसा है। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने सेल से स्टार्ट किया, सारे खर्चे लेस कर दिए, ये क्या है टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या मिल गया प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट मतलब क्या क्या आया, ये देखो, ये सब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड एक खर्चा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारे खर्चे लेस कर दिए तो ये प्रॉफिट मिल गया। ये होता है इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिशनल मेथड में। और कॉस्ट शीट जब बनाते हैं तो हम लोग पहले टोटल कॉस्ट को लिखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये टोटल कॉस्ट को लिखते हैं, यहां से यहां तक क्या हो गया टोटल कॉस्ट, फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स वैल्यू दिखाते हैं, बस ये एक चेंज है। और यहाँ पर सेल्स से कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट दिखाते हैं, बस ये फर्क है। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस तरीके से होता है, जब टोटल कॉस्ट को लिखते हैं तब इसको फंक्शन वाइज लिखते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है। जैसे फैक्ट्री में क्या एक्टिविटी हुआ, ऑफिस, जब बेसिक ऑफ कॉस्ट देखोगे तुम लोग तो वहां पर मैंने बताया हुआ है कि फंक्शन वाइज भी कॉस्ट को डिफाइन किया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर देखोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब सॉरी, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोगों ने कहीं पर भी बाइफरकेट करके नहीं दिखाया है, ठीक है। फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ नहीं दिख रहा है कि इसमें कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है। जैसे कि एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा, यहाँ पर लिखते हैं एक बार, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल costing, cost is divided on the basis of function like office administration, factory overhead, selling distribution,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, है ना। मतलब ये वाला अप्रोच, ये और ये तो कुछ अलग नहीं है, बस इसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, इसका नाम है कॉस्ट शीट। बाकी ये दोनों ही जो है ऐसे अप्रोचेस में बने हुए हैं जहां पर खर्चे को फंक्शन बेसिस पे डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड या वेरिएबल बेसिस पे डिवाइड नहीं किया गया है। जबकि हम लोग पढ़ रहे मार्जिनल कॉस्टिंग, जहां पर हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि अगर हम लोग का प्रोडक्शन क्वांटिटी चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना चेंज होगा। अब यहाँ पर तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना हो रहा है। तो वही चीज देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड जो है वहां पर हम लोग जो भी खर्चा होता है उसे फंक्शन बेसिस पे बाइफरकेट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, क्यों हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे एक हम खर्चे का नाम लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हम लोग दो खर्चा लेते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जैसे रेंट, रेंट जो है वो एक फिक्स्ड नेचर का खर्चा है, और प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, ठीक है, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज ये हम लोग का एक वेरिएबल नेचर का खर्चा है, ठीक है। अच्छा, अब ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है। अब देखो जैसे कि अप्रैल 2023 और यहाँ पर लिख लेते हैं मार्च, ठीक है, मार्च 2023 में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा था। सपोज यहाँ पर मार्च में था, प्रीवियस ईयर में था, प्रीवियस मंथ में था 25,000, ठीक है। और अप्रैल मतलब करेंटली अप्रैल 2023 में यही खर्चा बन रहा है 30,000, ठीक है। तो ये एक्सपेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया है, 5,000 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने खर्चे को बाइफरकेट, देखो अब हमें तो ये पता है कि रेंट के लिए खर्चा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रेंट हम लोग का फिक्स्ड आइटम है। अगर खर्चा बढ़ा ही है तो वो प्रिंटिंग और पोस्टेज के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि वो वेरिएबल खर्चा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में अपना जो खर्चा है उसे हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में अलग अलग करके लिखेंगे, रेदर देन फंक्शन बेसिस, ठीक है। क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंपैक्ट आएगा अगर हम लोग 1 यूनिट आउटपुट अगर एक्स्ट्रा करते हैं, एक भी अगर यूनिट एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज डिवाइडेड on the basis of the नेचर ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट के नेचर के ऊपर। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कॉस्ट के नेचर के हिसाब से कॉस्ट को इतने तरह से जो है बाइफरकेशन किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट को नेचर के हिसाब से डिवाइड करेंगे, फंक्शन के बेसिस पे नहीं डिवाइड करते हैं। कॉस्ट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कॉस्ट, दैट इज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल और स्टेप कॉस्ट क्योंकि लगभग एक ही जैसा होता है, तो हम लोग यहाँ पर इसको तीन कैटेगरी मेनली ले लेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, तब हमारा इनकम स्टेटमेंट ऐसे देखने में हो जाएगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट अगर मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस पे हम लोग लिखते हैं तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से देखने में होगा। सेल्स यहाँ भी रहेगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट मतलब दिखाना क्या है भाई, प्रॉफिट ही दिखाना है, लेकिन ये इसका जो लिखने का पैटर्न है वो कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे सेल्स रहेगा, सेल्स से हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में जो भी कॉस्ट आ सकता है, जैसे कि मेटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है, लेबर वेरिएबल कॉस्ट होता है, कोई एक्सपेंस है, ये सब डी जो है डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह का जितना भी वेरिएबल कॉस्ट है इसे हम लोग अलग से लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का सेलिंग, अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस है जो वेरिएबल नेचर का है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वेरिएबल नेचर का है, जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर देखो, यहाँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने दिखाया ना, इसमें एक रेंट फिक्स्ड है,
जबकि प्रिंटिंग स्टेशनरी या कुछ और बोलो वेरिएबल नेचर का, तो वो वेरिएबल हो सकता है। तो हम लोग ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा को भी हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। फिक्स्ड को फिक्स्ड में भेज देंगे, वेरिएबल को वेरिएबल में भेज देंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा जो वेरिएबल नेचर का है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह का जितना भी खर्चा आएगा ये सब टोटल करने, ये सब टोटल हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, और सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि अगर प्रॉफिट पता करना है तो सेल से टोटल कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग टोटल कॉस्ट को यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। तो टोटल सेल में से हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट अगर लेस कर दिया तो जो बचता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते, ठीक है। अभी सिर्फ नाम देखो, बाद में हम बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अब और एक कॉस्ट बच गया जो हमें लेस करना है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट में भी जितने सारे कॉस्ट आ जाएंगे लिस्ट रहेगा हम लोग का, मतलब हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे ना, लाइक रेंट वगैरह ये सब जो भी रहेगा, तो हम लिस्ट और नहीं लिख रहे, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कोई भी स्टेटमेंट फॉलो, ये फॉलो करो या ये फॉलो करो, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। मार्जिनल कॉस्ट में हम लोग इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे, जबकि हम लोग ये जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें इनकम स्टेटमेंट ऐसे दिखता है, उसे कॉस्ट शीट फॉर्मेट में लिखोगे तो ऐसा दिखेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना है, क्योंकि हमें वन यूनिट फिनिश गुड्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में कितना वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेरिएबल कॉस्ट का चेंज कहाँ है और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, और उसके हिसाब से हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक कॉस्ट पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट जो है वो दो तरीके का हो सकता है, आइदर इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोगों के लिए एक चीज का दो ऑल्टरनेटिव है और उसकी वजह से हमारी चूज करने की वजह से अगर हमारा कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लो हमारे पास स्टडी करने का दो ऑप्शन है, ठीक है, स्टडी करने का दो ऑप्शन है, एक हो जाएगा प्योरली ऑनलाइन, ठीक है, या फिर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन सिर्फ लेंगे तो क्या होता है, जो फीस स्ट्रक्चर होगा, जो फीस होगा वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। सपोज मान लो कि ऑनलाइन का कोई भी एक सब्जेक्ट का मान लो फीस है 10,000, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का हो गया 12,000। अब हम लोग क्या चूज करना चाहते हैं? तो दोनों केस में ही हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा, स्टडी तो हमारा होगा ही, लेकिन यहाँ पर हमारा कितने का चेंज आ रहा है? 2,000 का चेंज आ रहा है। अगर हम लोग इसके हिसाब से कंपेयर करें तो 2,000 ज्यादा हो रहा है, इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये ऑप्शन करेंगे तो बोलेंगे 2,000 कम हो रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास दो अल्टरनेट है और हम लोग कोई एक अल्टरनेट चूज कर रहे हैं और दूसरा नहीं चूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारे कॉस्ट का जो डिफरेंशिएशन दिख रहा है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इन द कॉस्ट ऑफ differentiation in the cost for two or more alternative is known as differential cost. Differential cost, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, मैंने कंसेप्ट समझा लिया, तुम लोग चाहो तो और भी अच्छे से डेफिनेशन लिख दो। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कभी कभी हमें बता दिया जाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पर ये नहीं है कि यूनिट प्रोडक्शन ज्यादा या कम होने की वजह से कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अगर हमारे लिए एक चीज का दो या उससे ज्यादा ऑप्शन है तो हम लोग कोई एक ऑप्शन ले रहे हैं, दूसरा नहीं ले रहे हैं, तो
ऑप्शंस के चूज करने के वजह से हमारा कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, उसे बोला जाता है डिफरेंशियल कॉस्ट। यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं है कि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेम चीज अवेल करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास दो अल्टरनेट है, ठीक है, एक ही चीज को अवेल करने के लिए दो अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट के वजह से हमारी कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है, डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन मैंने बोला वो पढ़ते हैं। देखो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग करते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट इज दैट, ये वाला कंट्रीब्यूशन पोर्शन अभी नहीं बताया ना मैंने, तो ये बताते हैं। इट इज दैट अमाउंट which shows whether we are able to cover our fixed expense or not, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऐसा एक अमाउंट है जो हमें ये बताने के लिए हेल्प करता है क्या हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर सकते हैं या नहीं कवर कर सकते, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर 3 मंथ्स का हम डेटा लिखते हैं, जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे जैन में मान लो हम लोग का सेल हो रहा है 10,000 का, ठीक है। अच्छा, फेब में भी हमारा सेल हुआ 10,000 का और मार्च में भी हमारा सेल हो गया 10,000 का, ठीक है। अच्छा, जैन में जो हमारा 10,000 का सेल हुआ, हम लोगों का वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लग रहा है 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 6,000 ये क्या आ गया, इसको क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन। और हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है हम लोग का 4,000। इसका मतलब सेल करके हम लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा है, सेल करके हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है 2,000, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से देखो हम लोग का सेल जो है वो 10,000 ही है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का अभी बढ़ के हो गया है 5,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का सपोज 5,000 हो गया, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है 5,000। और फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है 4,000, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 1,000, ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया 1,000। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 7,000, कंट्रीब्यूशन है 3,000 माइनस करने से, और फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरा फिक्स्ड है 4,000, तो इसका मतलब मेरा लॉस आ रहा है प्रॉफिट की जगह कितना, 1,000, ठीक है, 1,000 लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, सेल को मैंने एक बार कांस्टेंट रखा है चीज को समझाने के लिए, तो कंट्रीब्यूशन ऐसा एक अमाउंट है जो हमें ये बता रहा है कि हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकते हैं कि नहीं। जैसे देखो हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट हर जगह पे कितना है, 4,000 है, ठीक है। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 4,000 से ज्यादा होगा तभी ना हम फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास कुछ बचेगा। जैसे अगर मेरा 6,000 कंट्रीब्यूशन है तो हम फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 2,000 का। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 5,000 है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है 4,000 फिक्स्ड है, तो ये मेरा प्रॉफिट जनरेट करेगा 1,000। और मेरा अगर फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 है, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3,000 है, तो लॉस बन रहा है 1,000। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि कंट्रीब्यूशन कौन सा अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट है जो हमें ये बताने के लिए हेल्प करेगा कि हम लोग अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सकते हैं कि नहीं। मतलब सेल से वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को हमें चेक करके देखना पड़ेगा, क्या हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम लोग अपना खर्चा चला सके। बिजनेस करके क्या हम लोग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सोच के देखो हम लोग फिर क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से ही तो बिजनेस चलाने का खर्चा पे करते हैं। क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी ये सब पे कर पाए। जस्ट लाइक दैट कि हमारे पास क्या इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर पाए। और कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से
सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पर दो तरह से बाइफरकेट हो रहा है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अगर वेरिएबल कॉस्ट पे हो जा रहा है, उसके बाद हमारे पास जो पैसा बच रहा है, जो रह जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग अपने फिक्स्ड कॉस्ट को पे कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखो हमारा एक इक्वेशन भी बन जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड भी है, लेकिन फॉर्मूले को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे देखो सेल्स, मैंने क्या बताया, हम लोग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक में पूरे अपने इनकम स्टेटमेंट को इस तरह से दिखाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को हटा दो, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये हम लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो इनकम स्टेटमेंट है। अब इसको अगर हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे देखने में लगेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब ये देखो, ये वाला कॉस्ट और ये वाला कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड, ये दोनों मिला के क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल बात है, हमें पता है। सेल्स, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का प्रॉफिट। जैसा है इक्वेशन बन रहा है, तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का नाम होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वाला भी क्या आ जाएगा, अगर ये कंट्रीब्यूशन है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब भी क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, रिवर्सली अगर देखोगे। और ये जो इक्वेशन बन के रेडी हुआ ना, ये जो इक्वेशन बन रहा है बेसिकली ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का नाम है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला रेडी हुआ। तो ये फॉर्मूला एक एक हम लोग लिख रहे हैं, तो ये सब यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। तो आज पहले हम फॉर्मूला ही बनाएंगे, बता देंगे जितना सारा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मतलब कौन सा पढ़ रहे पता है, देखो एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने लिखवा दिया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरिएबल कॉस्ट बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। अलग अलग मेथड्स यूज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों का मेथड्स में पहला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, ये क्या बताएगा हमें, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब तो जो हम लोग का सेल करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे कॉस्ट लेस करने से जो आता है, मतलब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट पता चलेगा। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी, ठीक है, कितना क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ सेल। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स। कोई भी दो फैक्टर्स के अंदर जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेशियो। जैसे कि देखो, रेशियो जो है वो सेम यूनिट में होता है। जैसे मान लो 5 kg और 9 kg का रेशियो निकालना है, तो 5:9। ठीक है, लेकिन 5 kg के साथ अगर हम लोग बोले 7 years का रेशियो निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम फैक्टर में होता है, रिलेशन बिटवीन सेम टू फैक्टर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब हम लोगों को प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट सेल करके जो हो रहा है, कितना सेल करके हो रहा है, इसका हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा देखो, ये हमें क्या क्या बताएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखवा देते हैं। विथ चेंज इन सेल्स क्वांटिटी, what is the change in प्रॉफिट। तो ये रेशियो हमें क्या बताएगा, ये रेशियो हमें ये बताएगा कि अगर हम लोग का सेल क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमें क्या बताएगा, विथ चेंज इन सेल्स वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम
actually sales quantity. With the change in sales quantity, what is the change in कंट्रीब्यूशन? ठीक है, तो प्रॉफिट का चेंज भी हमें बताएगा, कंट्रीब्यूशन का चेंज भी हमें बताएगा। और प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा हम लोग का जो टोटल कॉस्ट माइनस करने से आएगा, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से जो आएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो चेंज हमें कैसे पता चलेगा। सपोज हम लोग का सेल्स है 1 लाख, कितना यूनिट सेल कर रहे हैं? 10,000 यूनिट 10 रुपीज करके, और वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं 10,000 यूनिट पे सपोज 5 रुपीज करके वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 50,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 50,000 माइनस करने से। और फिक्स्ड कॉस्ट एजम्पशन है कि 20,000 अगर है तो प्रॉफिट आ जाएगा 30,000, ठीक है। प्रॉफिट हो गया हम लोग का 30,000। अच्छा, अब दूसरा एक करते हैं, अगर हम लोग अपना सेल क्वांटिटी 20,000 कर लेते हैं, 20,000 इंटू 10, तो सेल्स हो गया हम लोग का 2 लाख, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया हम लोग का सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20,000 इंटू 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ गया 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि तभी तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है 20,000। तो प्रॉफिट हम लोग का हो गया 80,000, ठीक है। प्रॉफिट हम लोग का हो गया 80,000। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें क्या बता रहा है कि प्रॉफिट में क्या चेंजेस होगा या कंट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस होगा अगर हम लोग का सेल्स क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो ये हमें दिख रहा है, देखो प्रॉफिट का चेंजेस कितना है? प्रॉफिट का चेंजेस है यहाँ पर 80 और ये 30। प्रॉफिट का चेंजेस है 50,000। 50,000 प्रॉफिट का चेंजेस हो रहा है अगर हम लोग का सेल क्वांटिटी 10,000 से 20,000 हुआ है। तो सेल क्वांटिटी का वॉल्यूम का चेंजेस देखो, ये कितना हुआ है? ये 10,000 हुआ है। अगर मेरा क्वांटिटी 10 से 20 हुआ मतलब 10,000 चेंज हुआ, तो प्रॉफिट कितना चेंज हुआ? 50,000। ये हो गया पहला लाइन। और कंट्रीब्यूशन कितना चेंज हुआ? ये 50,000 था, यहाँ पर 1 लाख हो गया, मतलब कंट्रीब्यूशन भी मेरा 50,000 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब जो मैंने लिखवाया वो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली लिख के भी दिखा दिया कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग का सेल क्वांटिटी चेंज होगा तो प्रॉफिट कितना चेंज होगा और उसके साथ साथ कंट्रीब्यूशन कितना चेंज होगा। ये दो ही चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो इम्पैक्टफुल नहीं होता है अगर हम लोग का क्वांटिटी चेंज होता है सेल का। तो अगर कुछ इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा, और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, सेल भी इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। अगर ये दोनों चीज चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा ना। तो इसीलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि हम लोग का क्वांटिटी, सेल का क्वांटिटी चेंज में प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन का क्या चेंजेस होगा। बाकी फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं, नो चेंज, तो फिर इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा भी नहीं, और फिक्स कॉस्ट कभी चेंज हो ही नहीं सकता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम लोग फिर जिस्ट करके इतना बोल सकते हैं। और एक पॉइंट इस पे लिख लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या है? ये है रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स भी है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेशियो बिटवीन प्रॉफिट और क्वांटिटी है, ये रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन और सेल्स क्वांटिटी भी होता है। तभी हम लोग कंट्रीब्यूशन का चेक भी करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नाम जरूर है, लेकिन ये चेंजेस जो है रेशियो सेल क्वांटिटी के साथ, सिर्फ प्रॉफिट का ही नहीं देखना है, हमें कंट्रीब्यूशन का भी देखने के लिए बोला जा सकता है, जो मैंने यहाँ एग्जांपल में भी समझाया। और उसी पॉइंट को मैंने लिख दिया, रेशियो बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स क्वांटिटी, ये भी हम लोग चेक करते हैं। और ये हमेशा एक्सप्रेस्ड किया जाता है, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ठीक है। इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखना पड़ता है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन, नाम तो पीवी रेशियो है बट फॉर्मूला ऐसा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब इससे हम लोग अलग अलग फॉर्मूला जो है
खुद ही बना सकते हैं। कैसे देखो, जैसे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो ये अच्छा, अब पहले कंट्रीब्यूशन का क्या क्या मतलब हो जाएगा। हम लोग कंट्रीब्यूशन को क्या क्या लिख के सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब एक तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ये वाले इक्वेशन से मैंने दिखाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब कब क्या लिखना है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। ये देखो, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन का मतलब, कंट्रीब्यूशन का और एक मतलब भी हो जाएगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये तो इसी फॉर्मूले से बना है। देखो, ये जो पीवी रेशियो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पीवी रेशियो इनटू सेल। ठीक है, मैंने एक बार 100% को हटा दिया तो यही बन गया। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये भी होता है। तो कंट्रीब्यूशन का इतना सारा फॉर्मूला, एक्चुअली इतना सारा फॉर्मूला नहीं है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ये तो इजीली याद रहेगा कि सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट। हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, तो टोटल कॉस्ट को यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल। अब इसका इक्वेशन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को पता चल जाएगा कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इधर है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन है, तो ये भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का अलग अलग जो है फॉर्मूला मैंने लिख दिया ताकि याद रहे, क्योंकि ये सब यूज करना पड़ेगा हमें। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये हो गया। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये ऐसा क्यों हुआ कंट्रीब्यूशन बाय सेल, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि कितना सेल करके कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन बाय सेल। अच्छा, अब पीवी रेशियो का और एक फॉर्मूला भी होता है, और ये कब यूज होगा वो भी बताते हैं। देखो, पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट divided by change in sales into 100। ये कब यूज होगा, ये तब यूज होता है जब हमें क्वेश्चन में मोर देन 1 ईयर का डेटा गिवन है। तो ऐसे लिखते हैं, इफ डेटा फॉर मोर देन 1 ईयर इज गिवन। ठीक है, तभी तो चेंज निकालेंगे। मान लो 2020 टू 2023 दोनों ईयर का प्रॉफिट दे रखा है और दोनों ईयर का सेल दे रखा है, और हमें पीवी रेशियो निकालने बोला है, तब हमें प्रॉफिट का चेंज और सेल का चेंज कैलकुलेट करके पीवी रेशियो निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन आएगा तो एक एक चीज और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी पता चल रहा है, चेंज तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब मोर देन 1 ईयर रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर पीवी रेशियो हमें क्या मेजर करने के लिए हेल्प करता है, तो पीवी रेशियो हमें कोई भी बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी, क्या क्या एक्टिविटी है और प्रोसेस वगैरह, ये सब जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो पीवी रेशियो मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट ए बी सी डी बहुत सारा प्रोडक्ट बना रहा है, तो हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है, तो वो तो पीवी रेशियो से पता चलेगा ना, प्रॉफिट और सेल। ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन और सेल, तो ये पता चलेगा कितना बेच के कितना कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट और ऑपरेशन प्रोसेस इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा पीवी रेशियो का इंपैक्ट क्या आता है। पीवी रेशियो जो है जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। यहां पर लिखते हैं, हायर द पीवी रेशियो इट इज बेटर एज इट रिफ्लेक्ट्स हायर कंट्रीब्यूशन बाय प्रॉफिट। ठीक है, पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। मतलब पीवी रेशियो अगर 20% है, नेक्स्ट ईयर अगर 25% है, तो इसका मतलब हम लोग का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। क्यों, देखो, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मान लो हम लोगों ने 100 रुपीज का सेल किया, वेरिएबल कॉस्ट था 20, तो ये हो गया 80 बाई 100 इंटू 100, यानी पीवी रेशियो क्या दिख रहा है, 80% दिख रहा है।
तो पीवी रेशियो 80% का मतलब हमारे पास कंट्रीब्यूशन 80% है, ठीक है। 80% कंट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा फिक्स्ड रहेगा। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 80% है, नेक्स्ट 90% हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग का ये जैसे 80%, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो हम लोग का 100% है, तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पे कर पा रहे। अगर 70% है तो फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद भी हमारे पास बचेगा। तो ये हम समझाना ये चाह रहे हैं कि हम लोग का पीवी रेशियो जितना ज्यादा होगा इसका मतलब बिजनेस उतना अच्छा है, ठीक है। पीवी रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के लिए उतना ज्यादा जो है केपेबल होंगे। ये देखो कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट जो है उतना इजीली पे कर पाएंगे। जितना कम कंट्रीब्यूशन होते जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से मे भी लॉस ऑकर्ड हो सकता है। जैसे कंट्रीब्यूशन यहाँ इतना कम हो गया कि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट जो है हम लोग पे नहीं कर पाए, इसीलिए हम लोग का लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हायर द पीवी रेशियो, दिस इज बेटर एज इट रिफ्लेक्ट हायर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, ठीक है। हायर कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट को समझाता है, इसीलिए जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। अच्छा अब देखो यहाँ पर और एक रेशियो भी होता है, यहाँ पर बता देते हैं। जैसे अभी भी हम लोगों ने पढ़ा पीवी रेशियो, और एक रेशियो भी होता है सीवी रेशियो भी होता है। एक होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, और एक होता है सीवी रेशियो, ठीक है। ये है पीवी रेशियो, एक होता है सीवी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सीवी रेशियो, ठीक है। अच्छा अब कंट्रीब्यूशन ये किस चीज का लिंक बताता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बेसिकली हमें कंट्रीब्यूशन और सेल्स इसमें रेशियो बना के दिखाता है कि कंट्रीब्यूशन और सेल्स में क्या रेशियो है। कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो में क्या बताता है, वेरिएबल कॉस्ट और सेल का हमें रेशियो बताया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम लोगों का पीवी रेशियो, सपोज ऐसे एग्जांपल है कि पीवी रेशियो इक्वल टू 40%, देन हमें ऐसा पूछा जा सकता है कि सीवी इक्वल टू कितना होगा, ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पीवी रेशियो 40% का मतलब ये हो गया कि पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन और सेल, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेल्स, तो ये 40% मतलब 40/100। तो पीवी रेशियो क्या होता है, ये देखो पीवी मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल, तो 40/100, तो इसका मतलब 40 कंट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स 100 हो गया, और बाकी 60 फिर क्या है, 60 है वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है भाई, कंट्रीब्यूशन तो सेल से अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तभी तो कंट्रीब्यूशन आता है। इसका मतलब 100 अगर सेल है, कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 40 है, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट तो मेरा 60 रहा होगा, तभी मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो 40 दिख रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है सीवी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो कितना होगा। अब कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना निकल गया 60, सेल्स कितना है 100, तो ये रेशियो और इसको अगर परसेंटेज दिखा दोगे तो ये 60% हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 60%। इसका मतलब कभी भी अगर हमें क्वेश्चन में जैसे एक लाइन ऐसा दे दे कि पीवी रेशियो किसी का 40% है तो उसका कॉस्ट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, या फिर पीवी रेशियो 40% का मतलब क्या क्या होता है। पीवी रेशियो 40% का मतलब ये हो गया कंट्रीब्यूशन 40 रुपीज आउट ऑफ सेल 100, तो वेरिएबल कॉस्ट 60, ठीक है। ये हम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक एक जो है टेक्निक है जो यूज करके हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट इक्वेशन पढ़ लिया, आफ्टर दैट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर लिखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। मैम थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ मैम हल्का पीछे जहाँ पे पॉइंट था हायर द पीवी वैल्यू, वहाँ पे क्या बोलो, ये वाला हायर द, यस मैम।
यस मैम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, और इसका और भी नाम होता है कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, मतलब सीवी एनालिसिस बोलते हैं, और सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, चलो ये क्या होता है देखो। तो यहाँ पर ये एनालिसिस करने के लिए हमें तीन चीज के अंदर रिलेशनशिप ढूंढना है। रिलेशनशिप तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, जैसे कि सेल्स देखने से ही पता चले। ठीक है, और वॉल्यूम मतलब सेल का वॉल्यूम का बात होगा। प्रॉफिट, ठीक है, सीबीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो प्रॉफिट का बात होगा और कॉस्ट का बात होगा। ठीक है, कॉस्ट का बात होगा, और कॉस्ट दो तरह का होगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो एनालिसिस किस में करना है, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट और कॉस्ट में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसका एनालिसिस को बोला जाता है ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस और सीबीपी यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे, मतलब ये तीनों में रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखते हैं at different level of activity we want to know the impact of cost, volume and profit। हर अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हमें ये पता करना होता है कि कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आया, वॉल्यूम और प्रॉफिट। मतलब जब भी हम लोग अपना एक्टिविटी लेवल चेंज करेंगे, जैसे 10,000 यूनिट से 10,001 यूनिट बनाए या 10,010 यूनिट बनाया, तो ये डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे हमारा कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो हम लोग एनालिसिस करने अगर करना चाहते हैं तो देन हम लोग बोलते हैं इसे ब्रेक इवन एनालिसिस, या फिर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, या फिर सीबीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ऊपर में क्या लिखा है, एक्टिविटी भी एक्टिविटी वी वांट, ये want to know the impact of cost, volume and profit। अच्छा, देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये एनालिसिस जब कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ये तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो शायद, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कौन से एक्टिविटी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि यूनिट में बताओ तो 10,000, 10,200, 10,500 जो भी चेंजेस हो रहा है। पॉइंट, पॉइंट मतलब जिस एक्टिविटी लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर 100% एक्टिविटी लेवल पे है, 20% जैसा। ठीक है, अच्छा, इवन का मतलब हो जाता है कि पॉइंट एट विच, इवन मतलब बराबर, पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है कुछ एजम्पशन नहीं, मतलब कुछ बेसिस पे बना हुआ है। जैसे कि देखो कौन सा बेसिस होने से ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्ड हो सकता है, जैसे सेल्स इक्वल टू अगर टोटल कॉस्ट होगा, सेल्स इक्वल टू अगर टोटल कॉस्ट होगा तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्यों, जैसे देखो हम लोगों ने कुछ एक प्रोडक्ट जो है 100 रुपीज में बेच दिया और खरीदा भी था 100 रुपीज में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम लोगों ने 100 रुपीज में सेल किया वो प्रोडक्ट जो जिसको बनाने में, बना के बेचने में या खरीद के बेचा जो भी हो, उस पे कॉस्ट 100 रुपीज ही इनकर्ड हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तभी हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर सेल इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट में हमेशा दो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स इक्वल टू अगर टोटल कॉस्ट हो जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब होगा ही होगा।
दूसरा हो जाता है अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा, अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्ड होगा। कैसे, ये भी चेक करके देखो। जैसे कि मान लो सेल्स है ₹100, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है ₹20, तो ये हो गया 80। ये क्या है, ये कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा कि सेल्स करके अगर हम लोग सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं फिर देख रहे हैं कितना बच रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है, और उससे फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर देते हैं तो वो प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो अगर क्या बोला है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी 80 आ गया तो प्रॉफिट 0 आ जाएगा। और ये केस तो मुझे वही बता रहा है ना, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जीरो जीरो, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होने से हो गया। सेकंड जो है मतलब बेसिस है इसका कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट होने पे ब्रेक इवन पॉइंट अराइज हो जाएगा। और थर्ड क्या है, थर्ड अगर हम लोग का प्रॉफिट इक्वल टू 0 हो जाएगा, वही तो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। प्रॉफिट इक्वल टू 0 हो गया मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये सेल हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का सेल हो गया। ठीक है, तो इससे देखो हम लोग और एक तरीके से भी समझ सकते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये हमें पता है, ये नॉर्मल बात है, ये तो बचपन से करते हो कि अगर हम लोग जो भी नॉर्मल हम लोग क्वेश्चंस करते थे मैथमेटिक्स, उसमें बोला जाता ना कि बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रोडक्ट बेच के, तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट हो गया। अगर सेल्स से हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं और हमारा 0 आ जाता है, प्रॉफिट 0 होने से ही तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो देखो ऑटोमेटिकली सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट बनता है, जो कि पहला एजम्पशन था, सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब दूसरा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख के देखते हैं, हम दो तरीके से समझा दे रहे हैं ताकि तुम लोग को इजीली याद रह जाए। सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट होता है। अब टोटल कॉस्ट का मतलब मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। अब प्रॉफिट 0 होने का मतलब ही ब्रेक इवन, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड एजम्पशन प्रूव हो गया कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट 0 वाला है, ये वाला कि प्रॉफिट 0 होगा, ये तो तब 0 होगा ना प्रॉफिट जब हम लोग का ये सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट में दोनों ही बराबर होगा। ठीक है, जितना सेल्स है उतना ही टोटल कॉस्ट है, तो हम लोग का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर होगा तो भी ब्रेक इवन पॉइंट, और कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होगा तो भी हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट अराइज हो सकता है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट तो पढ़ा, और इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। पॉइंट 1, ब्रेक इवन पॉइंट। अब पॉइंट का मतलब होता है कितना यूनिट सेल करे ताकि हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाए। तो हम लोग को इतना यूनिट बेचना है, अगर हमें ये पता करना है कि हमारे सेल का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। जैसे कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो पहले लॉस में ही रहता है, फिर 0 में पहुंचता है, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करता है। तो 0 का मतलब ही हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमें ये पहले ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉफिट में हम लोग जा सकते हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि हम लोग ऐसा कितना यूनिट सेल करें ताकि हम लोग ब्रेक इवन में पहुंच जाए, क्योंकि ब्रेक इवन में पहुंचने के बाद ही तो प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है। अगर ये पता करना है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है ऐसे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये लॉजिकल भी है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब हम लोगों को क्या बोला गया है कि अगर हम लोग का कंट्रीब्यूशन इतना है कि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है, तो प्रॉफिट मेरा 0 आएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फिक्स्ड कॉस्ट का एजम्पशन लेते हैं 20,000 और कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन जो है पर यूनिट पे निकालना है, मतलब इसका मतलब हो गया कि 1 यूनिट सेल करके हमें 2 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2 करने से ये भी रुपीज में है, ये पर यूनिट है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10,000 यूनिट। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है पता है, ये हमें ये बता रहा है कि 10,000 यूनिट अगर बेच देंगे 2 रुपए करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
20,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये क्या है, 2 पर यूनिट क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट भी 20,000 है, कंट्रीब्यूशन भी 20,000 हो रहा है, इन दैट केस हम लोगों का ब्रेक इवन पॉइंट अराइज कर रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही होता है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, एक एजम्पशन होता है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कितना क्वांटिटी, यूनिट में आंसर आएगा हमेशा, इसीलिए देखो मैंने ब्रैकेट में यूनिट लगा दिया कि कितना यूनिट बेचे ताकि हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंच जाए। ब्रेक इवन पॉइंट का एजम्पशन जो है हमें ये बताता है कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम लोग कैसे रिकवर करते हैं, कंट्रीब्यूशन तो हमेशा यही बताता है ना कि हम लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के लिए कितने केपेबल है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन बोल रहा है कि 1 यूनिट सेल करने से 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है। तो 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें 10,000 यूनिट बेचना पड़ेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें ऐसे निकालने बोले, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हमें बता देता है, लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे इन वैल्यू, मतलब रुपीज में बताना है। तो रुपीज में कैसे बताएंगे, रुपीज में बताने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिखेंगे इन यूनिट, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्वांटिटी, अब पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू मतलब कितने रुपए का सेल करें, कितने अमाउंट का सेल करें ताकि हमारा ब्रेक इवन सेल्स जनरेट हो। ये ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू को और एक नाम भी बोला जाता है ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स का मतलब है कितना वैल्यू, ये रुपीज में आंसर लाता है। तो अगर 10,000 यूनिट बेचना है और एक एक यूनिट का जितना सेल वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन सेल्स हम लोग का कितना आ रहा है, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका और एक फॉर्मूला भी है, जैसे देखो इसका और एक फॉर्मूला भी है ऐसे, फिक्स्ड कॉस्ट, इसका और एक फॉर्मूला भी है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसको हम समझा देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो का मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, एक बार 100 को हटाते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग 100 मतलब परसेंटेज हटाते, सिर्फ रेशियो में लिख रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल डिवाइडेड बाय अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो पीवी रेशियो जो है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम लोग इतना कितने वैल्यू का सेल करें ताकि हम लोग का जो है ब्रेक इवन सेल्स ऑकर्ड हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, पीवी रेशियो का मतलब हो रहा है परसेंटेज में हम लोग कंट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज में हम लोग कंट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, देखो इस तरह से लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे देखो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो पहले भी मैंने लिखा था, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि कितने क्वांटिटी में हम लोग बेचे। अगर इसमें इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देंगे तो हमारा आंसर रुपीज में आ जाएगा, सोचो हमारा आंसर रुपीज में आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करेंगे, क्योंकि ये हमें बताएगा कि कितना यूनिट बेचना है। ये एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। अब ये दोनों चीज को देखो, ये वाला और ये वैल्यू, ठीक है, कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू, यहाँ पर लिख सकते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, तो सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब इसको ऐसे लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट इनटू 1 बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल, ऐसे लिख दो। और पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल, पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, तो ये बन गया पीवी रेशियो। तो इसीलिए ये फॉर्मूला भी आ रहा है, ये तो हम समझाने के लिए जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर तुम लोग बेसिक कंसेप्ट जो अभी तक हम बता रहे समझ रहे हो तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसमें जब हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखते हैं तो वो
फॉर्मूला यही वाला बन के आ जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो कि हमें वैल्यू में आंसर देगा। ठीक है, वैल्यू में हमें आंसर दे देगा, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखो ये और ये फॉर्मूला एक जैसा क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितना यूनिट बेचने से हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब उसमें अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना अमाउंट का सेल करने से ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अब ये दोनों को हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हटा दो, सेल बाय कंट्रीब्यूशन। अब इसको 1 बाय रिवर्स कर दिया, सी बाय एस कर दिया, मतलब सेल बाय कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन बाय सेल लिखने के लिए 1 बाय करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स मतलब पीवी रेशियो होता है, आज ही हम लोगों ने पढ़ा। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है, तो ये हमें दूसरा फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को अगर परसेंटेज में बताना हो तो ये कैसे होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100। ये करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब यही वाला है। ठीक है, अब टोटल नहीं करके अगर पर देखो, क्यों टोटल नहीं करके, ये देखो ये टोटल में है, ये टोटल होता है। ठीक है, और ये पर यूनिट में है, तो अगर दोनों को हम लोग टोटल में करेंगे तभी ना डिवाइड होके परसेंटेज कैलकुलेट हो पाएगा, इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू 100। अच्छा, और एक तरीके से भी हो जाएगा परसेंटेज में, और एक फॉर्मूला भी हो सकता है, बीपी इन वैल्यू या फिर बीईएस। ठीक है, बीपी इन वैल्यू का मतलब तो ये वाला हो गया ना, बीपी इन वैल्यू का मतलब बीईएस, ये वाला। ठीक है, बीईएस मतलब ब्रेक इवन सेल्स, मतलब रुपीस में आंसर डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। देखो नॉर्मल बात है, अगर मान लो हम लोगों का 50,000 का सेल करने से ब्रेक इवन हो जाता है और हम लोगों ने टोटल सेल किया है 1 लाख। ठीक है, तो इनटू 100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का हो गया कि 50% हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स है। तो 1 लाख में अगर 50,000 सेल हो जाएगा तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट पहुंच जाएगा। तो ये सब ना कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ऐसा मत सोचो कि अलग अलग फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो क्या होगा, ये जब हम करवाएंगे ना तो तुम लोग देखोगे ये फॉर्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं हो रहा है, ये अलग अलग। ठीक है, मेन कंसेप्ट को समझ जाओगे तो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है वो भी डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हम लोग का हो गया ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। और एक तरीके से भी हो सकता है बीपी इन यूनिट, जैसे ये इन वैल्यू है मतलब बीईएस है, बीपी इन यूनिट मतलब क्वांटिटी, और यहाँ पर नीचे फिर क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स का क्वांटिटी। ठीक है, ये कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं हुआ। देखो ये यूनिट यूनिट है, ये वैल्यू वैल्यू है, ये टोटल सेल्स और ऊपर ब्रेक इवन सेल्स, ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ सेल्स और ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ सेल इनटू 100, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वांटिटी यूज करके परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये वैल्यू यूज करके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और एक पॉइंट होता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया, ऐसा सेल क्वांटिटी जिसपे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अराइज होता है। तो इसका मतलब हो गया कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन ये कैश। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट क्या था, देखो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट हम लोग का था यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट की जगह लिखा हुआ है कैश फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेम चीज है, लेकिन क्योंकि ये कैश ब्रेक इवन पॉइंट है तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को लेना है, लेकिन सिर्फ कैश बेसिस वाला लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से कैश बीईपी इन वैल्यू मतलब बीईएस। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन सेल्स, मतलब बेसिकली ये रुपीस में आंसर होगा, ये क्वांटिटी में आंसर होगा। ठीक है, सेम चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फिर से वही कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले। फॉर्मूला एक ही जैसा है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कैश बेसिस लेना है, नॉन कैश आइटम को हटा देना है। तो ये कैसे होगा, देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है कैश फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो सकता है नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअल कैश आउटफ्लो करवाएगा, एक्चुअल कैश आउटफ्लो जिसका होगा। ठीक है, जैसे कि रेंट,
सैलरी, ठीक है। नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो, जैसे कि डिप्रिशिएशन, ठीक है। डिप्रिशिएशन ये एक नॉन कैश आइटम होता है, हमें पता है। तो जब हमें कैश फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा ना, तब हमें डिप्रिशिएशन जैसा कोई आइटम रहेगा तो वो हमें फिक्स्ड कॉस्ट से लेस कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो बीईपी जो मैंने समझाया था उसको थोड़ा सा यहाँ पर जिस्ट कर देते हैं। बिफोर रीचिंग बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट में पहुंचने के पहले, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, इनकर incurs losses, और आफ्टर रीचिंग बीपी, बीपी पहुंच गया मतलब जीरो में पहुंच गया है, एनी कंपनी अर्न प्रॉफिट, स्टार्ट टू अर्न, ऐसे लिख सकते हो, स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का। इसका मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे देखें तो बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, और बिजनेस का ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जो कि है नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो पहले लॉस स्टार्ट होता है, पहले बिजनेस में लॉस होता है, फिर हम लोग जीरो यानी कि बीपी में पहुंच जाते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं बीपी में, आफ्टर दैट मेहनत करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो ये बीईपी का हम लोगों ने पूरा एनालिसिस जो है ये पढ़ लिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हमारा फॉर्मूला जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बाकी रहेगा, ये बताने के बाद ही हम लोग जो है क्वेश्चन इसके ऊपर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि फॉर्मूला समझ के याद रखना जरूरी है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कुछ फॉर्मूला होगा, बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा फॉर्मूला और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।